So, good evening, everyone. Today we are starting applied mathematics for class 12th. And applied mathematics में, as you know, आपके तीन सेक्शन है. One, pure mathematics. Second, financial mathematics. And third, some part of logical reasoning. But in 12th syllabus, मेनली दो ही सेक्शन है. वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के प्लेस पे आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जहां तक बात है, ये जो सिलेबस आपका डिजाइन किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स का 11th एंड 12th मिला के, दिस कंप्लीट सिलेबस is that much relevant for accounts student or for commerce student. And why it is that much relevant? Reason कि if you are going for CA, तो CA फाउंडेशन स्टेज पे आपको एक पेपर आता है मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग, and the total content of that paper, that is of 100 marks, covered here in your 11th and 12th syllabus. तो जैसा कि एक प्रॉब्लम चल रहा था सीए फाउंडेशन में, स्टूडेंट्स के साथ एक इशू होता था कि सर अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन स्टेज पे अकाउंट्स यस 11th 12th कंटेंट है, ठीक है, एडवांस है, दैट इज डिफरेंट थिंग. इकोनॉमिक्स सॉर्ट आउट थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, लेकिन मैथ्स एंड स्टैट्स एंड एलआर ये हमारे लिए बिल्कुल नया है. तो इफ यू वांना गो फॉर दैट कोर्स, सीए फाउंडेशन आपको सीए करने का है, तो उसमें ये पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको कंप्लीटली हेल्प करने वाला है. और डेफिनेटली ये आपने 2 साल 11 12 में पढ़ लिया तो उसके बाद सीए फाउंडेशन में बहुत इजी हो जाएगा. इसमें जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का कंटेंट है, दैट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कंटेंट आई विल टेक दैट पार्ट, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. एंड मैथमेटिक्स पार्ट मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट लेंगे. मैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट लूंगा. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेसिकली मैथ्स नहीं होता, ये आपका फाइनेंस रिलेटेड पोर्शन है. फाइनेंस जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की, जहां हम बात करते हैं लोन मनी बोरो करने की और मनी इन्वेस्ट करने की. तो फ्यूचर फाइनेंस रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हमारे होते हैं, यार ये मनी हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हम वन टाइम इन्वेस्ट करें या हम इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें, मुझे आज से 10 ईयर के बाद इतना फंड की रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट राइट नाउ, मैं लोन लेने जा रहा हूं, मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, मेरे को 25 ईयर के बाद पेंशन शुरू करना है, मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे एक मकान परचेज करना है, कितना डाउन पेमेंट दूं और कितना इंस्टॉलमेंट में मैं पे करूंगा, मुझे 15 ईयर का इंस्टॉलमेंट बनाना है तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, और मुझे 5 ईयर में रीपे करना है तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा. यदि मैं 20 लाख रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट है, 10 ईयर के बाद मुझे मेरे बेटे की या बेटी की शादी करनी है, मुझे अभी से पैसा जमा करना है, तो कितना कितना जमा करूं कि वो 20 साल बाद मेरे को 20 लाख रुपए, 10 साल बाद 20 लाख रुपए मिल जाए. ये सारे जो रियल लाइफ इश्यूज हैं हमारे, ये सारे रियल लाइफ इश्यूज हैं. एंड ऑल सच रियल लाइफ इश्यूज will be addressed here. Financial mathematics in finance, funds and resources and investment strategies. And ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ये आपके 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है. कंप्लीट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट, what amount you have right now to invest, or what amount you want after a specific period, that means money. Second, what rate of interest will be paid by bank to you, yeah, what rate of interest you have to pay to your bank on your loan amount, or what rate of interest you will get on your investment. Second, the rate of interest. The third, what period of investment or period of loan is there, कितने साल का लोन लेने वाले हो, कितने साल इन्वेस्ट करने वाले हो. 3 factors. And the total financial mathematics, different product of financial mathematics will move around such 3 products or such 3 factors. बहुत सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करना रहेगा. राइट नाउ, before starting our 12th syllabus, I will discuss some important components that we discussed in 11th syllabus, जो basic financial mathematics का part
एक स्मॉल पोर्शन 11th में पढ़ा था हमने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पार्ट हम 12th में पहले उसे रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द कंटेंट ऑफ दिस 12th सिलेबस। ठीक है, अभी उसके कंटेंट की बात करें कि 11th में हमने क्या पढ़ लिया था। सर 11th में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ लिया था। 11th में हमने प्रेजेंट वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया था। 11th में हमने एन्युटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो सर वापस क्यों पढ़ने वाले हैं हम 12th में? बिकॉज आगे का जितना भी कंटेंट यहां हम कंटिन्यू करेंगे उसमें कंप्लीटली पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा एज इट इज हमें मालूम होना जरूरी है, अदरवाइज टर्मिनोलॉजीज हमें बहुत कंफ्यूज करेंगी। वन मोर थिंग हियर इन 11th एंड 12th हमारे पास बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट वी कांट यूज कैलकुलेटर, वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। तो जहां भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ कैलकुलेशन होगा वहां आपको क्वेश्चन के अंदर उस कैलकुलेशन का कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन होगा। लाइक किसी का पावर 12 सॉल्व करना है, नॉट प्रैक्टिकली फीजिएबल कि आप पावर 12 सॉल्व करने बैठेंगे, तो वो आपको गिवन होगा। बट इन सीए एग्जाम्स हमारे पास कैलकुलेटर होगा, तो दैट टाइम वहां पे जब हम सीए फाउंडेशन में ये सब कुछ वापस पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हम इन सब चैप्टर्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देंगे। एंड ये वाला पोर्शन 15 मार्क्स का आता है आपका, 40 मार्क्स की मैथ्स में से 15 मार्क्स का ये पोर्शन आता है एग्जाम। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के रीकैप से। एंड रीकैप में आज का जो कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं प्रीवियस ईयर से, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ओके, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू है क्या? पहले मैं मीनिंग लिख रहा हूं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बोला है। प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है? व्हाट वी शुड इन्वेस्ट, what we should invest today, what we should invest today to have a certain amount of money, a certain amount of money at a specific point of time in future is known as present value। ये तो हो गया थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन, ये हो गया आपका बुक का डेफिनेशन, यू मान लीजिए जहां लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। मैं सीधे शब्दों में बात करता हूं, मैं लेमन की तरह से बात करता हूं और लेमन की तरह से समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है। प्रेजेंट वैल्यू को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन का मतलब। सबको पता है इन्फ्लेशन का मतलब, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सबने, क्या होता है इन्फ्लेशन? राइजेस इन द प्राइजेस। एक और टर्म की बात करते हैं, टाइम वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया है? टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू के बारे में समझेंगे, इट्स ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी यानी करेंसी, हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मनी है, उसकी टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई हैव अ नोट, करेंसी नोट। ये नोट सबने देखा है, शायद क्लियर नहीं आ रहा हो। 100 रुपीज का नोट है, गांधी जी हैं इस पे, वैसे सारे नोट पे हैं,
ये जो गांधी जी हैं, ये 100 रुपीज के नोट वाले गांधी जी हैं, ये नोट मैं लेके आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले ये नोट लेके, ये नोट, सेम नोट लेके पेट्रोल पंप पे जाता था, तो इस नोट की वैल्यू कितनी थी पेट्रोल की फॉर्म में? 100 रुपीज लिखा है, इस नोट की वैल्यू कितनी थी पेट्रोल की फॉर्म में? इस नोट की वैल्यू कितनी थी? ये कितना पेट्रोल खरीद सकता था ये नोट मेरे लिए? अप्रोक्स 2 लीटर। आज से 5 साल पहले ये नोट मेरे लिए 2 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था। इसकी वैल्यू थी 2 लीटर पेट्रोल की। आज सेम करेंसी, सेम नोट, ₹100 ही लिखा है, और इसे लेके मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं, तो इस नोट की खरीदने की ताकत, इस नोट की परचेजिंग पावर इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल 1 लीटर की रह गई है। ये मत बोलो महंगाई बढ़ गई इसलिए, नहीं, मैं रिवर्स कॉन्सेप्ट पे समझाना चाहता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं समझाऊंगा, मैं अकाउंट्स के और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा चीज को। ये करेंसी, सेम नोट और सेम करेंसी नोट, पेट्रोल पंप पे आप जाते थे, इसकी ताकत 2 लीटर पेट्रोल खरीदने की थी। आज उसी नोट की ताकत 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की है। सेम करेंसी कैन बाय 1 लीटर पेट्रोल। क्या हो गया? इस नोट की परचेजिंग पावर कम हो गई है, इस नोट की खरीदने की ताकत कम हो गई है। किस चीज की वजह से? टाइम की वजह से। टाइम जैसे जैसे निकलता जा रहा है, इन्फ्लेशन जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा है, उस वजह से हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती हुई जा रही है। और इंडिया में इन्फ्लेशन है, हाँ, सालों से इन्फ्लेशन, और आगे भी इन्फ्लेशन ही रहने वाला है। ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन, ड्यू टू द राइजेस इन द प्राइसेस, मैं रिवर्स बात करूंगा, करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो गया है। अब ये चीज तो सबको समझ में आ गया कि यस, इंडिया में करेंसी का परचेजिंग पावर कम होता है। अब इसका यहां क्या लेना देना है, यहां उसको कनेक्ट करते हैं। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, इफ यू हैव 1 लाख रुपी इन योर हैंड, और आप उस 1 लाख रुपी को आज की डेट में अपने अलमीरा में लॉक करके रख देते हो, और 1 ईयर बाद उसे वापस निकालते हो, या 2 ईयर बाद या 3 ईयर बाद उसे वापस निकालते हो, कितना निकल के आएगा अंदर से? 1 लाख, एग्जैक्टली। एवरीवन एग्री? 1 लाख। कोई डिसएग्री कर रहा है? बेटा 1 लाख तो ऐसा ही 1 लाख होगा करेंसी नोट की फॉर्म में, लेकिन मेरे लिए करेंसी इंपॉर्टेंट है या करेंसी की परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर इंपॉर्टेंट है भाई। पर करेंसी अमाउंट से मैं क्या करूंगा? मुझे उस करेंसी को यूज करके कुछ परचेज करना होगा। लेकिन मैं यदि उस 1 लाख रुपी को आज अलमारी में लॉक कर देता हूं, 4 साल 5 साल बाद वापस निकालता हूं, दिखने को तो 1 लाख निकल के आता है, लेकिन जब उससे परचेज करने जाता हूं तो उस 1 लाख की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। 1 लाख की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है डेफिनेटली। क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की टाइम वैल्यू होती है, मनी टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू कम होती है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें अकाउंट्स में, हमें बिजनेसेस में, हमें फाइनेंस में कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझिएगा चीज को। डेटर्स, आपके 50,000 रुपीज के डेटर्स हैं, और बोलते हैं कि सर मैं 1 साल बाद पे करूंगा। पेमेंट कितना करेंगे वो? 50,000। लेकिन आपने तो मनी की वैल्यू लूज कर दी ना, क्योंकि आज यदि 50,000 हाथ में आ जाते तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती। 1 साल बाद वो 50,000 हाथ में आ रहे हैं तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। हम ये जो टाइम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ये रूटीन लाइफ में सोचते ही नहीं है, यूज ही नहीं करते। बैंक में मनी इन्वेस्ट कर दिया, मैंने एफडी बना दिया 6% 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 1 लाख रुपए का 1 साल बाद 1,07,000 रुपीज मिला, प्रॉफिट हुआ?
हुआ या नहीं? नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। पता चला नहीं हुआ ना? पता चला? नहीं, बताऊं। आज 1 लाख रुपी से 1 May 2021, 1 May 2022, this 1 lakh become 1,07,000, 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रॉफिट हुआ 7,000 का? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? 7% का आपको इंटरेस्ट मिला है, 7% से आपकी मनी ने ग्रो किया है, लेकिन ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम आपके मनी की परचेजिंग पावर अप्रॉक्स 6 to 7% से फॉल कर गई है। तो अल्टीमेटली 1 लाख से 1,07,000 बनने में मनी ग्रो नहीं कर रही है, मनी की परचेजिंग पावर मेंटेन हो रही है। Whatever you can purchase right now with 1 lakh rupee, same thing you can purchase after 1 year with 1,07,000 rupee. पावर मेंटेन हुई है, प्रॉफिट नहीं हुआ। ये कैसे आइडेंटिफाई किया? कि सर हम यहां चेक करेंगे मनी की परचेजिंग पावर वैल्यू किस रेट से कम हो रही है, और हम उस मनी को जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां किस रेट से वो ग्रो कर रही है। यदि दोनों रेट सेम है तो करेंसी का परचेजिंग पावर मेंटेन होता है, लेकिन यदि ग्रो ज्यादा रेट से करता है तो हम गेन करते हैं। चलिए जाने दीजिए, अलग तरीके से एक और चीज बात करते हैं, एक और चीज बात करते हैं। ये आपका 1 लाख रुपए आज की डेट में है, और ये वही सेम 1 लाख रुपए आपको 1 साल बाद की डेट पे है। इन दोनों वैल्यूज को देख के क्या बोलेंगे? टॉपिक पे आ रहा हूं, बात हम कर चुके हैं, टॉपिक पे आ रहा हूं। ये कहलाती है मेरी फ्यूचर वैल्यू, ये कहलाता है मेरा फ्यूचर वैल्यू। ये किस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू है? ये किस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू है? ये 1 लाख रुपए का फ्यूचर वैल्यू है। ये 1 लाख रुपीस का 1 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू है। यदि मुझे आज से 1 साल बाद 1,07,000 रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट अमाउंट आई शुड इन्वेस्ट इन प्रेजेंट डेट? मुझे आज की तारीख में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है, ये इस 1,07,000 की प्रेजेंट वैल्यू है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये हमारा कॉन्सेप्ट। हमने ऊपर लिखा था व्हाट वी शुड इन्वेस्ट टुडे टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हम क्या करते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं। सर आज से 5 साल बाद, या यू आर इन 12th, सर आज से 1 साल बाद हमें 50,000 रुपीज की जरूरत है। मैं चाहता हूं आज ही उसके लिए तैयार हो जाऊं, आज ही उस मनी को अलग से रख दूं। आज से 1 साल बाद 50,000 रुपीज चाहिए, दैट मीन्स योर फ्यूचर वैल्यू रिक्वायरमेंट इज 50,000। हाँ सर, ठीक है, तो आज आप 50,000 अलग रख दो। नहीं सर, 50,000 अलग रखने की जरूरत नहीं है। 45,000 रुपीज रखोगे, 46,000 रुपीज रखोगे, तो भी आपको 1 साल बाद 50,000 मिल जाएगा। क्योंकि 1 साल बाद जितनी 50,000 की वैल्यू है आज की डेट में, उसी 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू समहाउ कहीं 45-46,000 के बराबर होगी। कैसे? सर 46,000 रुपीज को मैं नियर अबाउट 9% पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो 1 साल बाद अप्रोक्सीमेटली मेरे हाथ में 50,000 रुपीज आ जाएंगे। योर रिक्वायरमेंट एनालाइज्ड बाय यू फॉर फ्यूचर known as future value, and to get the same amount in future
you are supposed to invest right now is known as present value. Now what is the difference? Present value will grow, present value of money will grow at a specific rate and that will become future value. यहां पे मनी की वैल्यू ग्रो नहीं कर रही है, आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में एक्स्ट्रा अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का पढ़ते हैं वो इसी पर्पस से पढ़ते हैं कि जब हम फ्यूचर में किसी इनफ्लो की एक्सपेक्टेशन करते हैं या फ्यूचर में कोई अमाउंट हमें चाहिए होता है, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि आज यदि मैं इन्वेस्ट करूं तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं ताकि वो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करते करते फ्यूचर में मेरे डिजायर अमाउंट तक चला जाए। तो व्हाट यू हैव इन योर हैंड, value required in future. What you want to know? Value to be invest in present, and that is known as present value. यहां तक बात समझ में आई तो बोलिए, फिर मैं आगे चलता हूं। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअली तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि एक साल बाद 50,000 रुपए चाहिए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैथ्स हमने पढ़ा है, अभी 100 है प्लस 10%, बाद में 110 हो जाएगा, डिवाइड कर दो आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है, लेकिन एक साल का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें मल्टीपल ईयर के बाद का कैलकुलेशन करना होता है। तो मैं फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, स्ट्रेट अवे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू is equal to future value multiply by 1 plus I की power minus n, or you can say future value multiply by 1 upon 1 plus I की power n. बोथ द फॉर्मूलाज आर वेरी मच क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आई थिंक सिंपल सा फॉर्मूला है। पावर माइनस में होने का मतलब रेसिप्रोकल होता है, दैट एवरीवन नोज। हियर पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, एफवी स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू, आई स्टैंड फॉर rate of interest, and n is time. डन। ये आपने 11th का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जहां पे कई तरह के क्वेश्चंस हम बिल्ड कर सकते हैं। आई एम at the age of 20, I wanna do MBA after 4 year, and after 4 year fees of MBA that I required to deposit is 5 lakh rupee. I wanna invest from current period. What amount I should invest right now? मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 4-5 साल बाद मुझे MBA करना है, 5 लाख रुपए का जरूरत है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। What amount I should invest right now? तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू हो गया आपका 5 लाख रुपी दैट यू आर इन नीड ऑफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 10% पर एनम, और टाइम पीरियड हो गया 5 इयर्स। सीधा अमाउंट कैलकुलेट है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, दैट्स ऑल। अब ये क्या, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये आपको फैक्टर कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। 5 लाख को उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर कि कितना अमाउंट आपको आज इन्वेस्ट करना है। वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 5 ईयर के बाद आपको 5 लाख रुपीस मिल जाएगा। रिवर्स कैलकुलेट करना है सर मुझे। करंटली आई हैव 4 लाख रुपी,
I want to invest for 5 years at the rate of 10%. What amount I will get in future? ये हम कर चुके हैं, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है उस कॉन्सेप्ट से। तो हम वहां फ्यूचर वैल्यू के डिस्कशन पे नहीं जा रहे, हम प्रेजेंट वैल्यू पे जा रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन व्हाट प्रेजेंट वैल्यू इज, व्हाट टाइम वैल्यू इज एंड हाउ वी विल कैलकुलेट इट। क्या ख्याल? एनी डाउट? चलिए, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट डालते हैं, इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में ही ट्विस्ट डालते हैं। ट्विस्ट किस चीज का? ट्विस्ट ये है कि सर मैं मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं एनुअली इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तब आप बताओ कि मुझे एनुअली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, एनुअली मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एनुअली। हाँ सर, मैं एक साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं लेकिन रिटर्न में एनुअली लेना चाहता हूं, तो मैं एनुअली कितना रिटर्न मिलेगा ये मुझे हर महीने 5,000 रुपए की जरूरत है, तो आप बताओ मुझे अभी कितना इन्वेस्ट कर देना चाहिए? सर हर महीने मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो हर महीने मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो सर ये बताओ 5 साल बाद पैसा कितना मिलेगा? बहुत जेन्युइन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है नहीं हमारे लिए, लाइफ में सुनने को मिलता है। आरडी बनवा दिया घर पे किसी ने 1,000 रुपी मंथली का 5 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 7%, और फिर हमें बोल दिया 5 ईयर बाद आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, हम तो मान लेते हैं कि इतना मिलेगा, लिख के दिया है और सही भी होगा, लेकिन अभी सोचा है आया कैसे ये कैलकुलेशन? लाइक यू आर डिपॉजिटिंग 1,000 मंथली एंड यू विल गेट दिस मच अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, ये कैसे कैलकुलेट करें? ये जो मंथली या एनुअल इंस्टॉलमेंट की जब बात आना शुरू हो जाती है, ये कहलाता है एन्युटी कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट इज योर एन्युटी कॉन्सेप्ट। आज टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है यश के साथ भी, तो मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके आज का क्लास तो हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और कल हम अपना टाइम चेंज करके उसको पूरा फुल फ्लेश चलाएंगे। आज मैं एन्युटी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देना हूं सिर्फ। अभी हम बात कर रहे हैं एन्युटी की, एंड अगेन ये आपका 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है और उसी का रिकैप है। व्हाट एन्युटी इज, मैंने बोला मंथली या एनुअल मोड, यानी इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट की हम बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट में जब हम रिटर्न की बात करते हैं, दैट इज नोन एज एन्युटी, उसे बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी को लिख लेते हैं, मीनिंग लिख देते हैं, सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट, sequence of equal payment made, sequence of equal payment made at equal interval of time। क्या बोल रहा है ये? सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट, यानी हर बार हम इक्वल पेमेंट की बात करेंगे, यानी पेमेंट मस्ट बी सेम, एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर बार जो पेमेंट का टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा। लाइक मंथ की फर्स्ट डेट पे मैं हर बार 1,000 रुपए जमा करवाऊंगा, या मंथ के लास्ट में हर बार मुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। मंथली अमाउंट भी सेम, टाइम गैप भी सेम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, whatever mode will there, whatever payment mode will there, but the payment mode will be in same interval period or time period, and payment amount will be same, that is known as annuity। annuity में दो इंपॉर्टेंट चीज, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा और हर इंस्टॉलमेंट
सेम इंटरवल में पे होगी, पे या रिसीव, दैट इज नोन एज एन्यूटी। ये एन्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन अभी आपको 12th सिलेबस में आने के बाद पता चलेगा कि 11th में इस एन्यूटी का कितना बड़ा रोल था। लोन लेने पे उसका पेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट में होता है, एन्यूटी से कैलकुलेट होता है। पेंशन का जो आपका अमाउंट बनता है रिटायरमेंट के बाद, एन्यूटी से कैलकुलेट होता है। सिंकिंग फंड का एक कॉन्सेप्ट आएगा, एन्यूटी से रिलेटेड है। सब कुछ एन्यूटी पे बेस्ड है, विल डिस्कस। लेकिन अभी एन्यूटी की बात करते हैं। और एन्यूटी दो तरह का होता है, ये भी बता के चलता हूं, फिर प्रैक्टिकल बात कल करेंगे। एन्यूटी दो तरह का होता है, एक कहलाता है रेगुलर एन्यूटी और एक कहलाता है एन्यूटी ड्यू। रेगुलर एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, रेगुलर एन्यूटी का मतलब इन जनरल जो हमारा फर्स्ट पेमेंट होता है, जो हमारा फर्स्ट पेमेंट होता है वो फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट पीरियड के एंड में होता है, लाइक मंथली है। मैं जनवरी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा फर्स्ट पेमेंट जनवरी में जाएगा, बट जनवरी में कब? एंड ऑफ जनवरी, 31 जनवरी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 31 जनवरी के बाद 28 फैब को सेकेंड, मार्च एंड में, मंथ एंड में, पीरियड एंड में जो इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करते हो वो कहलाती है रेगुलर एन्यूटी। नोट कर लेते हैं रेगुलर एन्यूटी का मतलब। फर्स्ट पेमेंट at the end of the first payment period, फर्स्ट पेमेंट कब करेंगे? एंड ऑफ पीरियड, एंड ऑफ पेमेंट पीरियड। फर्स्ट मत लिखो तो एंड ऑफ पेमेंट पीरियड लिख दो इसको। रेगुलर एन्युटी का मतलब होता है पेमेंट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम एन्युटी पीरियड जो हमने डिसाइड किया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो हम उस पीरियड के एंड से शुरू करेंगे। यदि मैं जनवरी में मैंने मंथली पेमेंट डिसाइड किया है तो मेरा जो जनवरी में पेमेंट जाएगा वो जनवरी के एंड में जाएगा, फर्स्ट में नहीं जाएगा। ये कहलाती है रेगुलर एन्युटी। एन्युटी ड्यू में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड, like I am starting my annuity from January, then first payment, first installment will be on 1st January. बस ये डिफरेंस है। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। रेगुलर में पेमेंट पीरियड एंड में होता है और ड्यू में पेमेंट पीरियड स्टार्ट में होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक मंथ के या एक पीरियड के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का डिफरेंस है। यदि आपका पेमेंट ईयर मंथ एंड में आप करते हो तो जनवरी के पेमेंट पे आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जनवरी के एंड में पेमेंट किया है। लेकिन यही एन्युटी आपका एन्युटी ड्यू होता है तो जनवरी का पेमेंट आपके जनवरी के स्टार्ट से शुरू होता है, तो आपको जनवरी के पेमेंट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होता है। एन्युटी रेगुलर में एक महीने का इंटरेस्ट कम मिलता है। एक महीना नहीं बोलूंगा, एक पीरियड बोलूंगा। मंथली है तो 1 मंथ का, क्वार्टरली है तो 1 क्वार्टर का, हाफ ईयरली है तो 1 हाफ ईयर का और ईयरली है तो 1 ईयर का। रेगुलर में 1 पीरियड का इंटरेस्ट कम मिलता है और ड्यू में 1 पीरियड का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड ड्यू एन्युटी। बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक पीरियड के इंटरेस्ट का डिफरेंस।
कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, आज कुछ हमने प्रैक्टिकल ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, इट्स जस्ट स्टार्ट, एंड वो भी रीकैप चल रहा है। इस एन्यूटी के कॉन्सेप्ट को कल मैं कंटिन्यू करूंगा, एन्यूटी के डिस्कशन को कल कंटिन्यू करेंगे, और एन्यूटी में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे। मतलब if I will invest specific amount at the start of every month, then how much I will get after 5 years? If I want this much amount after 5 years, then how much I have to invest regularly on monthly basis? इस तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें एन्यूटी कैलकुलेट करके देगी, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज से ही सर 500 रुपये महीना बचाना शुरू किया है, 10 साल तक, 10 साल बाद कितना बन जाएगा सर, कैलकुलेट कर लो आप, आता है एन्यूटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो आज का डिस्कशन यहीं ओवर करते हैं, कल इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एंड अगेन इट इज रीकैप ऑफ 11th ओनली। ठीक है गाइस, बाय, सी यू, थैंक यू।